हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। जो भी रिवीजन पॉइंट्स हो सकते हैं उनको भी दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एंजॉय करेंगे वीडियो को, कम समय में सबसे ज्यादा कंटेंट के साथ। शुरुआत करेंगे कल के करंट अफेयर के रिवीजन से। कल का रिवीजन 1 मिनट में करते हैं। विश्व गणित दिवस मनाया गया 14 मार्च को और पीएम मोदी जी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने अभी हाल ही में 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं, जिनमें है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। मार्च 2024 में पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों सेशल्स में अभ्यास चल रहा है कैटलेस एक्सप्रेस। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अहिल्यानगर अहमदनगर को अब जाना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए अर्जी दी थी, वो मंजूर हो गई है केंद्र सरकार के द्वारा और अब अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर होगा। इसके अलावा मतदान प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए ईसीआई ने अभी गूगल के साथ समझौता किया हुआ है। यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी। सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर बन गए हैं रचिन रविंद्र। मॉरिशस यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। और कल हम लोगों ने आखिरी क्वेश्चन पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ में पुरुष और महिलाओं के विश्व रैंकिंग में टॉप पर है नीदरलैंड। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। 1 मिनट में आपने किया है रिवीजन। बात करेंगे अब आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एमजेटी ऐप पर आपको इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में तो मिलती ही मिलती है। टेक्नीशियन आरआरबी की जो भी तैयारी कर रहे हो उनके लिए बैच लाया गया है। बैच अब लाइव हो चुका है। सोमवार से इसमें क्लासेस भी चलेंगी, आप लोग एडमिशन ले सकते हो। शुरुआत के एडमिशन के लिए मात्र 399 में ये बैच का प्राइस रखा गया है, आप उसको ले सकते हो। आगे डिटेल्स मिलेगी, जानकारी के लिए बने रहिए। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। दोस्तों उपभोक्ता जो होता है, जो कस्टमर या कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर आप समझो कि जो वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो, वो हुआ कंज्यूमर। तो अगर मान लो उसको उसके अधिकार मिलने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में उसके राइट्स क्या हैं, उसको क्या क्या अधिकार मिलते हैं, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। समझिए आप ऐसे कि जैसे मान लीजिए कोई एक विक्रेता है, कोई चीज बेच रहा है, सेल कर रहा है, लेकिन जो उसका कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो खरीद रहा है, उसको उचित वैल्यू पर वो नहीं मिल रहा है, जितना उसकी वैल्यू होनी चाहिए उस पर नहीं मिल रहा है, उससे वो ओवर प्राइस करके, मान लो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, जिससे आप देखते हो कि कहीं कहीं पर कोई ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस आ जाता है जहां पर चीजें अवेलेबल नहीं रहती, किसी एक के पास अवेलेबल रहती है, तो वो मनचाहा दाम बढ़ा देता है। ऐसी सिचुएशन पर मतलब कोई गलत तरीके से उसे न बेचे, या फिर कभी कभी कोई धोखाधड़ी हो जाती है, किसी से पैसे ले लिए लेकिन उसका जो सामान देना था वो नहीं दिया गया। तो ये सब मामले जो होते हैं, इन सब केसेस के दौरान उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है, कैसे वो अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है, ये दिवस उसी के प्रति अवेयरनेस फैलाता है। ठीक है ना? तो कंज्यूमर फोरम भी बनाए जाते हैं, हर एक सरकारों में, हर एक देश में होता है, तो उसमें जो है वो अपने कंज्यूमर राइट को लेकर के क्लेम कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1983 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। 15 मार्च का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जिनकी तो आगे चलकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने 15 मार्च को 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को संबोधित किया था। तो वो 15 मार्च का दिन इसीलिए चुना गया, लेकिन शुरुआत इसकी 1983 से मनाए जाने की हुई। ठीक है जी। आगे ये वही चीज इंग्लिश में है। अगला देखते हैं, जो लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं, इनको आप रिकॉल कर सकते हैं। जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, 7 मार्च को जेनरिक मेडिसिन डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, 10 मार्च को CISF रेजिंग डे, 10 मार्च को ही इंटरनेशनल वीमेन जस्टिस डे और 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, 14 मार्च को वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया। क्लियर है? सबकी थीम यहाँ पर दी गई है, पीडीएफ आपको दी जाएगी, वहां से आप थीम भी नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? दो बातें हैं। देखो, एक तो इसको जारी किया है यूएनडीपी ने, और यूएनडीपी ने
मानव विकास सूचकांक जो जारी किया है उसी के अंतर्गत इसको जारी किया है। तो मैंने दो क्वेश्चन ले लिया है, यूएनडीपी से जो मानव विकास सूचकांक है उसको अलग से क्वेश्चन में ले लिया है और लैंगिक असमानता सूचकांक उसको अलग से ले लिया है। रिपोर्ट एक ही आई हुई है। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि यहाँ पर देखो 2022 दिया गया है, ये रिपोर्ट 2024 में अभी 13 मार्च को पब्लिश हुई यूएनडीपी के थ्रू, लेकिन अभी ये रिपोर्ट जो आई है इसमें नाम में आपको 2022 दिखेगा। इसको लेकर के कंफ्यूजन आपको आगे चल करके हो सकती है। हो सकता है जब 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद आप पढ़ रहे हो तो, या हमारे किताब में देख रहे हो या ई बुक में पढ़ रहे हो, तो आपको ये 2022 देख कर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर ये 13 मार्च को ही रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2024 को, ठीक है ना। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैंगिक असमानता सूचकांक पर आते हैं दोस्तों। लैंगिक असमानता सूचकांक का मतलब यह हुआ कि किस देश में कहां पर जेंडर की इनइक्वालिटी है, जहां पर समानता नहीं है, बहुत ज्यादा गैप है। तो इस मामले में रिपोर्ट जारी की गई। 193 देशों में भारत का स्थान 108वां रहा है। भारत इस बार बहुत ही अच्छा सुधार किया हुआ है। कैसा सुधार किया है? भारत पिछली बार 122वें स्थान पर था 2021 वाली रिपोर्ट में, 2022 वाली रिपोर्ट में अब 108वें स्थान पर आ गया है। तो यानी 14 पायदान का मुनाफा हुआ है भारत के जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में। ये पीआईबी का आर्टिकल है, इंडिया जेम्स 14, ठीक है। टॉप पर डेनमार्क है, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। भारत का अगर स्कोर पूछा जाए तो स्कोर है 0.437, 193 देशों में 108वें स्थान पर है। क्लियर? यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसी के द्वारा एक और इंडेक्स जारी की गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसको हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए इसको भी सेम रिपोर्ट में जारी किया गया और इसमें भारत है 134वें स्थान पर, ठीक है ना। यहाँ पर 134वां स्थान कर लीजिए, 134वें स्थान पर भारत का स्थान। आप देख पाओगे इंडिया रैंक 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज ऑन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2022। तो 2022 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर आ गया है। क्लियर है ना? चलिए, अब इसमें यह भी बताया गया है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $6,542 हो गई है। रुपए में अगर बात करें तो लगभग 5.75 लाख रुपए है प्रति व्यक्ति आय भारत के। अब आप कहोगे प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय? हाँ बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति की आय। लेकिन 5,75,000 रुपए सालाना, ये कहां पर है सबके? बहुत सारे गरीब भी हैं। क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो देखो, ये एक्चुअली में ऐसा देखकर नहीं किया जाता है किसके पास कितना धन है। इसमें डायरेक्टली ये किया जाता है कि जितना आपकी जीडीपी है, देश की जितनी जीडीपी है उसको जनसंख्या से डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो जितना आता है वही बताते हैं। तो इसमें आप देखो भारत जो है इतना विविध, इतना बड़ा देश है। अमीरों के पास, अंबानी जैसे अमीर है, हजार हजार करोड़, 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं शादी ब्याहों में, मतलब प्री वेडिंग शूट वगैरह में, जो भी है। गरीबों के पास बहुत ज्यादा गरीबी है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि टोटल जीडीपी कितनी है ओवरऑल, ठीक है ना। ये नहीं देखा जाता है कि किस व्यक्ति के पास कितना रुपया है। देखा जाएगा कि ओवरऑल जीडीपी कितनी है। जैसे अभी 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हम लोग की जीडीपी चल रही है ना। चाइना की 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। तो अभी जो है हम लोग जो टोटल 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में जीडीपी है उसी से डिवाइड कर देंगे भारत की जनसंख्या, 142 करोड़ की आबादी, तो जितना आएगा वही है अपनी प्रति व्यक्ति आय। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में ये बात बताई गई। स्कोर की बात करें तो इंडिया को स्कोर मिला 0.644। अब यहाँ पर कुछ और इंडेक्स हैं, उनको रिकॉल करेंगे जो पिछले दिनों में चर्चे में थे। जैसे वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक आई थी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत 42वें स्थान पर था। साइबर क्राइम रिपोर्ट आई थी तो उसमें 80वें स्थान पर भारत रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आई थी जिसमें भारत फरवरी में जब आया ये, इसमें 85वें पर आ गया। जनवरी में जब ये रिपोर्ट जारी किया था तो 80वें पर था भारत, अभी 50वें पर है। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें पर है भारत। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 93वें पर है। इसके अलावा करप्शन परसेप्शन है, ये सीपीआई, ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको याद रखना। नॉर्ड लेयर की ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वें पर, स्टार्टअप फंडिंग में चौथे स्थान पर है हम लोग। क्लियर है? ये भी याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद
जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो देखो आर्टिकल 370 जब से हटा है, यानी कि 5 अगस्त, ये डेट याद रखना, ये डेट डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 ए इनको निरस्त करने की बात की गई थी। तो इसके बाद से जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है दोस्तों महाराष्ट्र। किसी राज्य सरकार द्वारा ही दूसरे राज्य का बनाया जाएगा उसमें जाकर के। तो महाराष्ट्र राज्य जो सरकार जो है ये अपना गेस्ट हाउस सरकारी वहां पर जाकर के बनाई हुई है और ये पहला राज्य बन गए हैं। यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल भी है। अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझो। देखो आर्टिकल 370 ये राइट देता था कि कोई भी, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो या कोई सरकार ही क्यों ना हो, वो जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर के कोई अस्थायी रूप से जमीन वगैरह नहीं खरीद सकती थी। ये आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था राज्य का और एक स्पेशल राइट देता था। लेकिन जब से ये रिमूव हुआ है आर्टिकल, उसके बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ कोई राज्य जाकर अपना सरकारी गेस्ट हाउस वहां पर खरीदा हुआ है। क्लियर है ना? तो यही बात यहाँ पर हुई। इन्होंने बडगाम जिले के इचगाम में 2.5 एकड़ भूमि को खरीदा है और वहां पर अपना सरकारी गेस्ट हाउस बनाएंगे। तो 5 अगस्त 2019 को रिमूव हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? 35 ए और 370। आगे अगला महाराष्ट्र क्योंकि चर्चे में रहा था, इसको हम लोग कल पढ़े थे, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? कल इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, महाराष्ट्र के बारे में जाना था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में छठे क्रिटिक चॉइस अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो छठा क्रिटिक चॉइस अवार्ड अभी दिया गया और अभी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है दोस्तों 12वीं फेल ने। 12वीं फेल मूवी आप जानते हो, 12th फेल, अभी विधु विनोद चोपड़ा जी की ये मूवी आई थी और इसने क्रिटिक्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड में भी जीता था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो दिया गया उसमें पठान बेस्ट फिल्म मूवी चुनी गई थी, बेस्ट क्रिटिक्स के लिए फिल्म मूवी ये चुनी गई थी 12th फेल। ठीक है ना? तो इस मूवी को अभी क्रिटिक चॉइस अवार्ड में भी पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा कोहरा फिल्म है, इसने सर्वश्रेष्ठ क्राइम सीरीज की श्रेणी में पुरस्कार जीता हुआ है। तो बेस्ट क्राइम सीरीज ये, और या कहें बेस्ट वेब सीरीज में क्राइम कैटेगरी में, और 12th फेल ने बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। क्लियर है? आगे इसके डायरेक्टर जैसे मैंने आपको बताया विधु विनोद चोपड़ा है, इनका नाम याद रखेंगे, विधु विनोद चोपड़ा, विनोद चोपड़ा। ओके अच्छा, एक और जरूरी सूचना, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बैच ला दिया गया है, बैच लाइव हो चुका है, डेमो क्लासेस आ चुकी हैं, आप उनको आज से बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको जो है टेक्नीशियन का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारा सब सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो वो सोमवार से शुरू होंगी, 18 मार्च से शुरू होंगी। अभी कूपन कोड के लिए आपको FIRST यूज करना है। FIRST यूज करोगे फर्स्ट तो आपको ये बैच जो है मात्र 399 में मिल जाएगा। तो आप जाकर के इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हो MZT ऐप पर। जिनको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, वो हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है ना? नया सिलेबस बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। टेक्नीशियन की ये ग्रेड 3 की तैयारी आपकी कराई जाएगी बेहतरीन तरीके से, और एक ही CBT होना है, तो बहुत ही जबरदस्त मौका है, आप इसमें बनाइए अपना। और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो बुक भी आ चुकी है अपनी, जिनको जिनको ऑर्डर करना है अमेजन से जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं, डिलीवरी चार्ज फ्री कर दिया गया है। आगे मार्च 2024 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। किसे? राहुल सिंह जी को। राहुल सिंह आएंगे निधि छिब्बर की जगह पर। निधि छिब्बर को आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ये नीति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दी गई हैं। तो राहुल सिंह को अब ये नई जिम्मेदारी दी गई है CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में। ठीक है ना? काफी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ये निधि छिब्बर का स्थान लेंगे। CBSE के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। एक और नियुक्ति हुई है राजीव कुमार मित्तल जी को, इनको जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बहुत ज्यादा खास नियुक्ति नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नियुक्ति हैं, कल भी इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी, तो जो लोग नए आए हों वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, देखो रेगुलर बने रहो। रेगुलर बने रहोगे ना तो ये सब चीजें इतनी बार रिकॉल करा दी जाती हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। लगभग हर दूसरे दिन मैं आपका रिकॉल करा देता हूँ।
तो आप लोग रेगुलरिटी बना करके रखो। दूसरी बात, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो और एक कमेंट छोड़ दिया करो, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है और यूट्यूब इसको पुश करता है वीडियो को। तो आप लोग जो है लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया करो। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में दोस्तों अपने 8 रेलवे स्टेशन को बदलने की घोषणा की है। एक्चुअली में इसके लिए अब आप सोचोगे कि ये रेलवे स्टेशन यूपी गवर्नमेंट कैसे बदलेगी, रेलवे तो आता है केंद्रीय सरकार के अंतर्गत। तो देखो, बिल्कुल इन्होंने इसके लिए मंजूरी मांगी थी और वो केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और ये अपने स्टेशन के नाम अब बदलेंगे। ये 8 स्टेशन अमेठी जिले में पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, जहां पर स्मृति ईरानी जो है, जहां से सांसद हैं। ये नाम क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से बदले जा रहे हैं योगी जी के द्वारा। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा नाम है। जैसे कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस सिटी होगा, जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम होगा, बानी का नाम स्वामी परमहंस, मिसरौली का नाम होगा माँ कालिकन धाम और निहालगढ़ स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी नाम हो जाएगा। है ना, निहालगढ़ हम लोग जब घर जाते हैं तो पड़ता है, समोसा बहुत फेमस है यहाँ का। कौन कौन यहाँ इस क्षेत्र के हो, इसको जानते हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अकबरगंज का नाम होगा माँ अहोरवा भवानी धाम और वारिसगंज का नाम होगा अमर शहीद भाले सुल्तान। फुर्सतगंज का नाम होगा तपेश्वर नाथ। ये नए नाम होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चर्चे में कब कब उत्तर प्रदेश रहा पिछले दिनों में? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की मंजूरी इसने दे दी है और हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य था, ये बात याद रखना। और माई युवा योजना इन्होंने शुरू की है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना ये गोंडा जिले में करेंगे। साइबर क्राइम के मामले में सबसे अधिक है। इसके अलावा कैंसर से होने वाली मृत्यु के मामले में और कैंसर के मरीजों के मामले में भी टॉप पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखेगा, ये रहा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 8 राज्यों से और एक अपना केंद्र शासित प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। लखनऊ इसकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से सीएम है, आनंदीबेन पटेल जी गवर्नर हैं। सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर हैं। 75 जिले हैं यहाँ पर। विधानसभा में 400 सीट 3 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीट जाती है। 80 लोकसभा में सीट है और राज्यसभा में यहाँ से 31 सीट जाती है। कितने लोगों को शुरुआत के 5 राज्यों के लोकसभा सीटों के नाम याद हो गए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनको नहीं याद हुआ है रिकॉल कर लो, इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के चुनाव लगे हुए हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बनेंगे। तो एक एक चीज अभी से ही तैयार करना शुरू कर दो। सबसे पहले 5 सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर 80 लोकसभा सीट। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 48 लोकसभा सीट। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है 42 लोकसभा सीट, 42 बोले 42। और 40 लोकसभा सीट के साथ बिहार है चौथे स्थान पर। 39 लोकसभा सीट के साथ तमिलनाडु है 5वें स्थान पर। छठे पर मध्य प्रदेश है 29 के साथ, ठीक है। आगे यहाँ पर आप देखोगे इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ये पड़ता है लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश से। नवागंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रामगढ़ सुरागताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सभी प्रमुख जगह हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना रहने वाला है? तो ये चीजें मैं आपको ग्रोथ रेट वगैरह तो हजारों बार बता चुका हूँ, ये लोग अनुमान भी लगातार जारी करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मुझे बताना भी पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान इन्होंने अब अपडेट कर दिया है और बताया 7% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। 2024-25 की बात की जाए तो मतलब 2024 चल रहा है, तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर ये शुरू हो जाएगा और ये चलेगा कब तक? 31 मार्च तक, 31 मार्च 2025 तक। तो ये उसी वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं। 6.5% इससे पहले अनुमान बताए थे, अब बढ़ा करके 7% कर दिए हैं। आप देखो यहाँ आर्टिकल है, फिच रेटिंग अप्स जीडीपी ग्रोथ रेट फॉरकास्ट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। इन्होंने ये बताया है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ जो है ये मजबूत घरेलू मांग और निवेश में बढ़ोतरी को देखते हुए हो रही है। अच्छा, अब जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है इसको समझ लो। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल रूप से, पूरा ग्रॉस रूप से जितना घरेलू उत्पाद हो रहा है उसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। मतलब जितनी भी भारत की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी सेवाओं का भी और जितने भी उत्पादों का यानी प्रोडक्ट का भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उन सब के ग्रॉस को, पूरा पूरा सकल को जोड़ने के बाद कहते हैं जीडीपी। अब वो जीडीपी कितने प्रतिशत से बढ़ रही है उसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। अब भारत की ग्रोथ रेट
ये बता रहे हैं 7% है, यानी भारत जो है 7% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है जी। अब पिछले दिनों में कुछ और अनुमान जारी किए गए हैं, जैसे एसबीआई ने बताया था 8%, मॉर्गन स्टैनली ने बताया था 6.5%, आईएमएफ ने बताया था 6.5%, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने बताया था 6.2%, एडीबी ने बताया 6.7%, एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने बताया 6.4%, गोल्डमैन सैक्स ने बताया 6.5%, मूडीज ने बताया 6.8%। बिल्कुल परेशान ना हो, इसको याद नहीं करना है, ठीक है ना। इसको देख करके डरो मत, ये कुछ नहीं है, ये लोग बदल देते हैं डाटा, आपको याद करना ही नहीं है। आगे देखते हैं, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2024 इसको जीत लिया है मुंबई ने। फाइनली मुंबई फिर से बैक कर गई है, बाउंस बैक कर गई है। मुंबई का रणजी ट्रॉफी में एकाधिकार सा है, लेकिन पिछले 2015-16 में शायद जीते थे, उसके बाद से अभी तक ये हारते आ रहे थे, बार बार मतलब ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे। अब ये जाकर के जीते हुए, लेकिन जानते हो कौन सी भी बार जीते हुए? इन्होंने 42वां रणजी ट्रॉफी जीता है। मतलब इतने तो बहुत सारे टूर्नामेंट के संस्करण नहीं होते हैं जितने अकेली बार मुंबई ने जीत रखा है। मुंबई की टीम अभी विदर्भ की टीम को हरा करके अपना 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ये इससे पहले बहुत जीता करते थे, लेकिन 2015-16 से सूखा सूखा पड़ा था इनका, और अब जीत गए हैं। पिछले 2 बार से आप जानते हो कि विदर्भ जीत रही थी, 2 रणजी ट्रॉफी लगातार जीती, उसके बाद अब मुंबई ने जीत लिया हुआ है। कप्तान कौन है? अजिंक्य रहाणे। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक। अगला, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड किडनी डे। तो देखो ये एक दिवस छूट गया था। वर्ल्ड किडनी डे दोस्तों 14 मार्च को मनाया गया इस बार। ये मनाया जाता है मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को, ठीक है ना। मार्च महीने के सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है, थर्सडे को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। किडनी यानी कि गुर्दा, गुर्दे के बारे में, किडनी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसको कैसे स्वस्थ रखना है, क्या क्या चीजें किडनी के लिए नुकसानदायक होती हैं, क्या क्या चीजें फायदेमंद होती हैं, किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ किडनी की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, उनके इलाज कैसे कराने चाहिए, ये सब इस दिन बताया जाता है। इस बार की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 2006 में पहली बार मनाया गया था, उसके बाद से मनाया जाने लगा है। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। इस बार 14 मार्च को पड़ा है, तो 14 मार्च मनाया गया। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ये नेप्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा मनाया जाता है। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस कम से कम समय में बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिया होगा। बात करेंगे लास्ट डे क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं, तो थाईलैंड को कहते हैं। लाओस को हजार हाथियों का देश कहते हैं। किस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं? तो ये सभी पुस्तकों के लेखक अमिताभ घोष हैं। नटमक्कर्स, हंगरी टाइड, ग्रेट डे अरेंजमेंट। ठीक है। आज आपको क्या बताना है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस की थीम क्या रखी गई है। अभी अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया ना हम लोगों ने 14 मार्च को, तो इसकी थीम आपको बतानी है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पुरुषों की विश्व रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? हॉकी महासंघ की पुरुषों की विश्व रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, ये थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोग बताइएगा। इसके अलावा बैच ज्वाइन जिनको करना है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको बुक ऑर्डर करना है वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं। सब कुछ आपको एमजेटी ऐप पर डिटेल्स के साथ मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर भी मिलेगी, एमजेटी ऐप पर आपको क्विज भी मिलेगी, और व्हाट्सएप पर वन लाइनर दिया जाता है, तो वन लाइनर 1 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।